नमस्कार साथियों, आज हमारे अध्ययन का विषय है शेलें या चट्टानें, जिन्हें अंग्रेजी में रॉक्स कहा जाता है। साधारण भाषा में चट्टान शब्द किसी कठोर पदार्थ के लिए प्रयोग होता है, किंतु भूविज्ञान की भाषा में वे समस्त पदार्थ जिनसे भूप्रपटी का निर्माण हुआ है, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति अत्यंत कठोर हो या फिर चीका मिट्टी की भांति मुलायम हो, चट्टान या सेल कहलाते हैं। यानी वे समस्त पदार्थ जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे भूप्रपटी या क्रस्ट कहा जाता है, का निर्माण हुआ है, वे सभी पदार्थ चट्टान या सेल कहलाते हैं। एक या एक से अधिक खनिजों से भूप्रपटी की सेलों का निर्माण हुआ है। मतलब भूप्रपटी की शेलें या तो एकल खनिज से निर्मित है या फिर एक से अधिक खनिजों से निर्मित है। एकल खनिज जैसे नमक या चूना, लेकिन सामान्यतः भूप्रपटी की अधिकांश सेलें दो या दो से अधिक खनिजों से निर्मित हैं। ठीक है। शेलों को उत्पत्ति की प्रक्रिया या विधि के आधार पर तीन वर्गों में रखा गया है। आप देख सकते हैं, एक आग्नेय सेलें, जिन्हें अंग्रेजी में इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। दूसरी अवसादी सेलें या परतदार सेलें, जिन्हें अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। तीसरी रूपांतरित सेलें या कायांतरित सेलें, जिन्हें अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार आप समझ गए, सेलों को उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में हम आग्नेय सेलों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है, जिसका अर्थ अग्नि है। यहां पर आग्नेय शब्द से यह भ्रम होता है कि इन सेलों की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। वास्तव में आग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के भीतरी भाग में उपस्थित गर्म व तप्त पदार्थ के ठंडा होकर जमने से हुआ है। यानी भूग्रह में अत्यंत ऊंचे तापमान के कारण वहां स्थित सेलें तप्त व द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। इस प्रकार भूग्रह में उपस्थित गर्म व तप्त पदार्थ, जिसे मैग्मा कहा जाता है, यही मैग्मा जब ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा धरातल पर प्रकट होता है तो इसे लावा कहा जाता है। इसी गर्म व तप्त पदार्थ के धरातल के नीचे या धरातल के ऊपर ठंडा होकर ठोस हो जाने से आग्नेय सेलों का निर्माण हुआ है। आग्नेय सेलों को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, अर्थात इन सेलों के अपक्षय व रूपांतरण से अन्य प्रकार की सेलें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बनती हैं। इसीलिए आग्नेय सेलें प्राथमिक सेलें भी कहलाती हैं। ठीक है। अब हम आग्नेय सेलों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आग्नेय सेलों की पहली विशेषता है, ये कठोर व सघन होती हैं। यानी आग्नेय सेलें अन्य सेलों की अपेक्षा अत्यंत कठोर, सघन व विशाल आकार की होती हैं। दूसरी विशेषता, इनमें संस्तरण नहीं पाई जाती है। यानी आग्नेय सेलों में परतें नहीं पाई जाती हैं। ये सेलें
स्तरहीन होती हैं। हालांकि आग्नेय सेलों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से मैग्मा के क्रमश जमा होने से ये सेलें परतों के रूप में दिखाई पड़ती हैं, किंतु वास्तव में इनमें परतें होती नहीं हैं। ये सेलें रव्वेदार होती हैं, यानी ये सेलें दानेदार या कहें इनमें क्रिस्टल पाए जाते हैं। रव्वों का आकार मैग्मा के ठंडे होने की दर पर निर्भर करता है। यदि मैग्मा शीघ्र ठंडा होकर जम जाता है तो आग्नेय सेलों में रव्वों का आकार महीन होगा, और यदि मैग्मा देरी से ठंडा होकर जमता है तो ऐसे में आग्नेय सेल में रव्वों का आकार बड़ा होगा। आग्नेय सेलों की चौथी विशेषता है, ये सेलें अरंध्रीय होती हैं, यानी इन सेलों में रंध्र नहीं पाए जाते हैं, जिससे जल आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। आग्नेय सेलों की पांचवी विशेषता है, इन सेलों का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है, यानी आग्नेय सेलें गर्म व तरल मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से बनती हैं। इन सेलों का मुख्यतः वितरण ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी आग्नेय सेलें उन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं जिन क्षेत्रों का वर्तमान या अतीत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंध रहा हो। ठीक है। आग्नेय सेलों की छठवीं विशेषता है, इनमें जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं, यानी इन सेलों में किसी तरह का जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि आग्नेय सेलों का निर्माण मुख्यतः तप्त व तरल मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से होता है। ऐसे में यदि जीवावशेष उपस्थित भी रहता है तो तप्त व तरल मैग्मा के प्रभाव से वह नष्ट हो जाता है। आग्नेय सेलों की सातवीं विशेषता है, इनमें खनिज तत्वों की प्रधानता होती है। आप समझ सकते हैं, लौह अयस्क, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज आदि खनिज सामान्यतः आग्नेय सेलों में ही पाए जाते हैं। आग्नेय सेलों की आठवीं प्रमुख विशेषता है, इनमें रासायनिक अपक्षय की अपेक्षा भौतिक अपक्षय अधिक होता है, या कहें ये सेलें रासायनिक अपक्षय की अपेक्षा भौतिक अपक्षय के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, क्योंकि ये सेलें अत्यंत कठोर होती हैं। ऐसे में रासायनिक अपक्षय के लिए जल का संयोग होना जरूरी है, और जल इन सेलों में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए ये सेलें रासायनिक अपक्षय के प्रति अधिक प्रतिरोधक होती हैं। अब हम आग्नेय सेलों के वर्गीकरण को समझेंगे। बताना चाहूंगा, आग्नेय सेलों को अनेक आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे स्थिति के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। सबसे पहले हम स्थिति के आधार पर आग्नेय सेलों के वर्गीकरण को जानेंगे। स्थिति के आधार पर आग्नेय सेलों को दो भागों में बांटा गया है, एक
अंतर्वेदी या आंतरिक आग्नेय शिलाएं, दूसरी बहिर्वेदी या बाह्य आग्नेय शिलाएं। ठीक है, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अंतर्वेदी या आंतरिक आग्नेय शिलाओं के बारे में। ये शिलाएं मैग्मा के धरातल के नीचे घनीभूत होने से बनती हैं, यानी जब मैग्मा धरातल पर प्रकट न होकर के भूगर्भ के अंदर ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो आंतरिक आग्नेय शिलाएं बनती हैं। आंतरिक आग्नेय शिलाओं को भी उनकी गहराई के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक वितलीय या पातालीय शिलाएं, दूसरी अधिवितलीय या मध्यवर्ती शिलाएं। सबसे पहले बात करेंगे वितलीय या पातालीय शिलाओं के बारे में। ये शिलाएं जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गहराई में जमा होता है तब पातालीय शिलाओं का निर्माण होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब अत्यधिक गहराई में मैग्मा ठंडा होगा तो उसके ठंडे होने की दर भी धीमी होगी। ऐसे में इन पातालीय शिलाओं में बड़े आकार के रब्बे बनेंगे। पातालीय शिलाओं का उत्तम उदाहरण है ग्रेनाइट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आंतरिक आग्नेय शिलाओं के दूसरे प्रकार, अधिवितलीय या मध्यवर्ती या उपपातालीय शिलाओं के बारे में बताना चाहूंगा। जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान मैग्मा ना तो धरातल पर प्रकट होता है और ना ही भूगर्भ में अत्यंत गहराई में जाकर के ठंडा होकर ठोस होता है, बल्कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ऊपर उठता मैग्मा धरातल के नीचे कुछ गहराई में वहां स्थित दरारों और छिद्रों में ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ऐसे में जो शिलाएं बनती हैं उन शिलाओं को अधिवितलीय या मध्यवर्ती शिलाएं कहा जाता है। इन शिलाओं में रब्बों का आकार पातालीय शिलाओं की अपेक्षा छोटा होता है। डोलेराइट मध्यवर्ती शिलाओं का प्रमुख उदाहरण है। ये शिलाएं अनेक रूपों, अनेक आकृतियों में बनती हैं, जैसे बैथोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक व सीट आदि। ये इन शिलाओं के प्रमुख रूप हैं। आपके सामने दिए गए डायग्राम में आंतरिक आग्नेय शिलाओं की विभिन्न आकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं ये बैथोलिथ है। बैथोलिथ भूगर्भ में अत्यंत गहराई में मैग्मा के बृहद गुंबदाकार जमाव से बनता है। ये लेकोलिथ है। लेकोलिथ का निर्माण जब परतदार शिलाओं में मैग्मा के जोर से ऊपरी परत गुंबदाकार रूप में ऊपर उठ जाती है। आप देख सकते हैं ये गुंबदाकार रूप में ऊपर उठ चुकी है। इस प्रकार दोनों परतों के मध्य बने रिक्त स्थान में मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से जो आकृति बनती है वह लेकोलिथ कहलाती है। यह आकृति है लोपोलिथ। लोपोलिथ आकृति
जब मैग्मा का वृहद जमाव तस्त्रीनुमा रूप में बनता है तो उस आकृति को लोपोलित कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये मैग्मा का वृहद आकार का तस्त्रीनुमा जमाव है, यानी तस्त्री जैसी आकृति जिसके किनारे उठे हुए और बीच में से गहरा। एक और आकृति है जिसे फैकोलित कहा जाता है। फैकोलित का निर्माण वलित पर्वतों की अपनतियों तथा अभिनतियों में मैग्मा के लहरदार जमाव से होता है, यानी वलित पर्वतों के ऊपर उठे मोड़ों को अपनति तथा नीचे धसे मोड़ों को अभिनति कहते हैं, और इन अपनति तथा अभिनतियों में लहरदार रूप में मैग्मा के जमाव से जो आकृति बनती है उसे फैकोलित कहते हैं। एक अन्य आकृति है सिल। आप देख सकते हैं सिल आकृति तब बनती है जब अवसादी सिलों में मैग्मे का जमाव समानांतर परतों में होता है, या दूसरे शब्दों में कहें जब मैग्मा का जमाव क्षैतिज रूप में होता है तो इससे जो आकृति बनती है उसे सिल कहा जाता है। सिल के छोटे रूप को सीट कहा जाता है। एक अन्य आकृति है डाइक। डाइक का निर्माण उस दशा में होता है जब मैग्मे का जमाव भूपटल के समकोण पे यानी लंबवत रूप में होता है, ऐसे में डाइक का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम जिक्र करेंगे स्थिति के आधार पर आग्नेय सेलों के दूसरे प्रकार बहिर्वेदी या बाह्य आग्नेय सेलों के बारे में बताना चाहूंगा। भूगर्भ में अत्यंत ऊंचे तापमान के कारण वहां स्थित सेलें तप्त व द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। इस द्रव पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। यह मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब धरातल पर प्रकट होता है तो इसे लावा कहा जाता है। धरातल के ऊपर स्थित यह लावा ठंडा होकर ठोस हो जाने से जो सेलें बनती हैं उन सेलों को बहिर्वेदी या बाह्य आग्नेय सेलें कहा जाता है। इन सेलों में रवों का आकार महीन या बारीक होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आग्नेय सेलों में रवों का आकार मैग्मा के या लावा के ठंडा होने की दर पर निर्भर करता है। जैसा कि लावा धरातल के ऊपर ठंडा हो रहा है तो ऐसे में वायुमंडल के प्रभाव से वह लावा तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाएगा। ऐसे में बनने वाली आग्नेय सेलों में रवों का आकार छोटा होगा। गैब्रो व बेसाल्ट बाह्य आग्नेय सेलों के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, आप आग्नेय सेलों के स्थिति के आधार पर पहले वर्गीकरण को आप जान चुके हैं। अब हम आग्नेय सेलों के दूसरे वर्गीकरण के बारे में जानेंगे जो रासायनिक संरचना के अनुसार है। रासायनिक संरचना के अनुसार आग्नेय सेलों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। एक अधिसिलिका या अम्लीय सेलें, दूसरी अल्पसिलिका या क्षारीय सेलें, तीसरी मध्यवर्ती सेलें और चौथी अल्ट्रा बेसिक सेलें।
सबसे पहले बात करेंगे अधिसिलिका या अम्लीय सेलें। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आग्नेय सेलों के इस प्रकार में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। सिलिका की मात्रा 65 से 80% के बीच होती है। बाकी 20% में एल्यूमिनियम, सोडियम व पोटेशियम तत्व पाए जाते हैं। ग्रेनाइट अम्लीय सेलों का प्रमुख उदाहरण है। रासायनिक संरचना के अनुसार आग्नेय सेलों का दूसरा प्रकार है अल्पसिलिका या क्षारीय सेलें। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन सेलों में सिलिका की मात्रा अम्लीय सेलों की अपेक्षा कम पाई जाती है। सिलिका की मात्रा 45 से 55% के बीच होती है। शेष में एल्यूमिनियम, लोहा, चूना, मैग्नीशियम, सोडियम व पोटेशियम तत्व पाए जाते हैं। गैब्रो व बेसाल्ट क्षारीय सेलों के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है। रासायनिक संरचना के अनुसार आग्नेय सेलों का तीसरा प्रकार है मध्यवर्ती सेलें। यहां पर मध्यवर्ती शब्द का संबंध स्थिति से नहीं है, बल्कि रासायनिक संरचना से है। मध्यवर्ती सेलों में सिलिका की मात्रा अम्लीय सेलों से कम तथा क्षारीय सेलों से अधिक होती है। यानी सिलिका की मात्रा 55% से 65% के आसपास होती है। डायोराइट व एंडेसाइट मध्यवर्ती सेलों के प्रमुख उदाहरण हैं। रासायनिक संरचना के अनुसार आग्नेय सेलों का चौथा प्रकार है अल्ट्राबेसिक। अल्ट्राबेसिक आग्नेय सेलों में सिलिका की मात्रा क्षारीय सेलों की अपेक्षा कम होती है। इनमें सिलिका की मात्रा 45% से कम होती है। पेरिडोटाइट अल्ट्राबेसिक सेलों का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है। धन्यवाद।